नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज लेके आया हूँ मैं महिला और बाल अपराध की चौथे नंबर की जो प्रश्नोत्तरी है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे हम। तो देखिएगा, जो आज का पहला प्रश्न है वो ये है कि एक पुलिस ऑफिसर एक बालक पर उस पुलिस थाने में जहां उसकी नियुक्ति है प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, तो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 यानी कि पॉक्सो एक्ट की किस धारा के अधीन वह दंडित होगा। मतलब यदि कै नाम का एक जो पुलिस ऑफिसर है, उसने जिस थाने पर उसकी पोस्टिंग है उसी थाने पर किसी बालक के साथ प्रवेशन लैंगिक हमले जैसा अपराध किया है, तो उस पुलिस ऑफिसर के विरुद्ध कौन सी धारा के तहत कार्रवाई होगी। पॉक्सो एक्ट, जो पॉक्सो एक्ट पढ़ा ही होगा आपने, पॉक्सो एक्ट 2012 वाला है, उसमें जो धारा 6, धारा 7, धारा 8 या धारा 9। तो आप मुझे इसका जवाब दीजिए कि इसमें उस कौन सा धारा लगेगी, 6, 7, 8 या 9। ठीक है साथियों, मैं बता देता हूँ, इसमें धारा 5, क्योंकि इसको हम मानते गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला मानेंगे। इसको क्या मानेंगे? गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला इसको मानेंगे। तो गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले में ये होता है कि एक तो प्रवेशन लैंगिक हमला तो होता है, एक सामान्य व्यक्ति करता है कोई ऐसा प्रवेशन लैंगिक हमला मैटर, लेकिन उसको तो प्रवेशन लैंगिक हमले में शामिल कर लेते हैं। लेकिन गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले का मतलब ये होता है जैसे कोई लोक सेवक हो गया, किसी शिक्षण संस्थान अगर ऐसा कृत्य हो जाता है तो उसे हम गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला मानते हैं। और गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले की जो डेफिनेशन मिलती है या इसका जो प्रावधान मिलता है वो तो मिलती धारा 5 में, और धारा 5 का जो कोई व्यक्ति अपराध करता है उसको दंड दिया जाता है धारा 6 के तहत। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से पॉक्सो एक्ट यानी लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में कौन सा असुमेलित है। देखो, आपको प्रश्न को ढंग से पढ़ना है कि वो सुमेलित करवा रहा है या जो सुमेलित नहीं है उसके बारे में पूछ रहा है। तो ये कह रहा है कि कौन सा असुमेलित है। तो दे रखा है धारा 1 में संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, धारा 3 में प्रवेशन लैंगिक हमले का प्रावधान, धारा 5 में गुरुतर, ये गुरुत नहीं है गुरुतर है ना, गुरुतर प्रवेशन, एक मिनट, ये है गुरु नहीं, गुरुत नहीं है गुरुतर है ये। ठीक है, लिख देता हूं, गुरुतर, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले का प्रावधान, या धारा 7 में है गुरुतर लैंगिक हमला। तो इसमें से कौन सा जो धारा के अनुसार जो प्रावधान कर रखा है वो सुमेलित नहीं है। तो साथियों मैं बता देता हूं, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो धारा 7 है उसमें गुरुतर लैंगिक हमला नहीं है, उसमें सिर्फ लैंगिक हमले का प्रावधान की बात कर रखी है। और बात करें कि गुरुतर लैंगिक हमले का जो प्रावधान है वो कौन सी धारा मिलेगा, तो वो मिलेगा धारा 9 में। किस में मिलेगा? धारा 9 में। कौन से कानून की? पॉक्सो एक्ट 2012 का जो कानून है उसकी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं साथियों, मैं आज इसमें 30 प्रश्न लेके आया हूं। तो देखिएगा, तीसरे नंबर का प्रश्न है, पॉक्सो एक्ट के बारे में कौन सा कथन असुमेलित है। यहां भी आपको असुमेलित ही छांटना है इसमें से। जैसे धारा 11 में लैंगिक उत्पीड़न, धारा 13 अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग, धारा 15 बालक को सम्मिलित करने वाले अश्लील सामग्री के भंडारण के लिए दंड, धारा 28 विशेष लोक अभियोजक। तो जो इसका राइट आंसर जाएगा आपका इसमें, मतलब असुमेलित बताना है आपको। देखो, धारा 11 बिल्कुल सही है, धारा 13 बिल्कुल सही है, धारा 15 भी में बिल्कुल सही है, यही प्रावधान है, और धारा 28 ये गलत है। धारा 28 में विशेष लोक अभियोजक का प्रावधान नहीं है, इसमें विशेष न्यायालय का प्रावधान की बात की गई है धारा 28 में। तो लेकिन यहाँ पे विकल्प में क्या दे रखा है? विशेष लोक अभियोजक, तो इसलिए गलत हो गया। विशेष लोक अभियोजक का उल्लेख तो मिलता है 32 में, जो पॉक्सो एक्ट की धारा 32 है उसमें विशेष लोक अभियोजक के प्रावधान की बात कर रखी है, और धारा 28 में विशेष न्यायालय यानी कि स्पेशल कोर्ट बनाए जाएंगे उनके बारे में प्रावधान कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला है साथियों, पॉक्सो एक्ट 2012 को राष्ट्रपति के द्वारा कब स्वीकृत किया गया। क्या बताना साथियों? राष्ट्रपति ने इसको कब स्वीकृति दी थी, यानी कि कानून कब बना था? 14 नवंबर 2012, 9 नवंबर 2012, 19 जून 2012 या 20 जून 2012। तो मैं आपको बता देता हूं, देखो 19 जून को राष्ट्रपति ने इसको स्वीकृति दे दी थी, यानी कि राष्ट्रपति ने जिस दिन स्वीकृति दी उस दिन ये कानून बन गया था। तो इस दिन तो कानून बनता था, एक मिनट, ये कानून बना था, उस दिन कानून बना था। कब? ये इस दिन राष्ट्रपति ने स्वीकृति भी दी थी।
ठीक है। 9 नवंबर को तो एक जो केंद्र की तरफ से जो केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय है उसने एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया था पॉक्सो एक्ट से संबंधित, और इस गजट नोटिफिकेशन में ये कहा था ये कानून 14 नवंबर 2012 से लागू हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए पॉक्सो एक्ट 2012 कब लागू हुआ तो 14 नवंबर बताना है आपको। इसको कब स्वीकृति मिली या कब बना तो 19 जून 2012 को। और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कब गजट नोटिफिकेशन निकाला तो 9 नवंबर 2012, इसलिए आपको ये दिनांक ऐसे याद होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर का प्रश्न है साथियों, इसको देखिएगा। 5वां प्रश्न है 19 फरवरी 2019 को देशव्यापी आपात हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की गई। ये नंबर कौन सा है? 19 फरवरी को मतलब एक हेल्पलाइन नंबर चालू किया था, ये नंबर कौन सा है आपको ये बताना है। ठीक है साथियों, मैं बता देता हूँ 112। कौन सा नंबर है? 112 या 1098 1090 1091, तो ये इसमें ए राइट बिल्कुल आंसर है इसका ना। अब मैं आपको बता देता हूँ ये जो नंबर है दोस्तों 112, इस नंबर में होगा क्या, अगर कोई महिला जो संकट में अगर मदद के लिए अगर वो मदद लेना चाहती है तो ये जो मोबाइल का जो पैनिक बटन है उसको योजना के तहत जारी किया गया है इस नंबर को। ठीक है, अगर ऐसा नंबर दबाती तो तुरंत उस महिला की मदद की जाएगी। और जो इसमें 1098 दे रखा है ये तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। कौन सा है साथियों? चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है ये सब। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए, जैसे कई बार आपने देखा होगा सोनोग्राफी वगैरह कराने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ भ्रूण लिंग परीक्षण से संबंधित टोल फ्री जो नंबर होते हैं उनकी जो गुप्त सूचनाएं दी जाती हैं उनका उल्लेख होता है 104 में। किस पे सूचना करते हैं? 104 पे करते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ नंबर होते हैं साथियों, इन नंबरों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। चलो ये गया, प्रश्न गया। 6ठे नंबर का प्रश्न है, इसको देखिएगा। राष्ट्रीय बाल नीति 2012 के तहत कितने आयु वर्ग के व्यक्ति को बच्चा माना गया? तो 4 विकल्प है, 12 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष। तो किसको माना गया साथियों? 18 वर्ष को कम वाले को माना गया। नेक्स्ट देखते हैं 7वें नंबर का प्रश्न। राजस्थान में प्रसिद्ध देवराला सतीकांड का संबंध किससे है? जो देवराला सतीकांड हुआ था वो कहाँ पर हुआ था साथियों? वो बूंदी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बूंदी में। देखिए राजस्थान में जो बूंदी रियासत का नाम तो आपने सुना ही होगा। इसमें 1822 यानी कि 1822 को सबसे पहली सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। और जो जोधपुर का नाम दे रखा है, जोधपुर क्यों चर्चा में था? इस रियासत में क्या हुआ था, राजस्थान में सबसे पहले बाल विवाह को समाप्त करने हेतु कानून बनाया गया था। तो राजस्थान में सबसे पहले बाल विवाह को समाप्त करने से संबंधित कानून कौन सी रियासत ने बनाया था? जोधपुर ने बनाया था साथियों। और आपको ये भी पता होना चाहिए राजस्थान में डायन प्रताड़ना पर काबू पाने के लिए जो राज्य विधानमंडल है राजस्थान का, उसने राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015 भी बनाया गया उसके द्वारा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। 22 मई 2018 को राजस्थान सरकार के द्वारा महिला कर्मचारियों के द्वारा मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत अपने पूरे सेवा काल में कितने दिन का चाइल्ड केयर लीव ले सकती है? तो साथियों आपने ये तो सुना ही होगा 2 साल का ले सकती है। कितना? 2 साल। और 365 जोड़ो कितना होता है? तो 730। कितना हो जाएगा? 730 हो जाएगा। बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला देखते हैं साथियों। 9वें नंबर का जो प्रश्न है ये है मानवीयता और चिकित्सा के आधार पर पंजीकृत चिकित्सकों को किस अधिनियम के तहत गर्भपात का अधिकार प्रदान किया गया है? तो एक कानून बना हुआ साथियों और इस कानून का नाम है द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। इसके तहत इनको ये अधिकार प्रदान किया गया। इसका नाम सुना होगा, इसको ये इंग्लिश नेम है इसका, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 है। ये तो इंग्लिश में नेम है, लेकिन इसको हिंदी में बोलते हैं हम गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971। ठीक है, ये जो कानून है साथियों ये 10 अगस्त 1971 को बना था। कब बना था? 10 अगस्त 1971 को ये कानून बना था और लागू हुआ था 1 अप्रैल 1972 को। कब? 1 अप्रैल 1972 को ये लागू हो गया था।
ठीक है। इसमें जो टोटल धाराओं की बात करते हैं तो इसमें टोटल 8 धाराएं हैं। उसके बाद में जो धारा 6 है इसकी, तो धारा 6 के तहत पावर मिला हुआ है कि गर्भ का चिकित्सीय समापन नियम बनाए जा सकते हैं और नियम बनाए गए 2003 में। और इसी प्रकार धारा 7 के तहत विनियमन का प्रावधान है, तो गर्भ का चिकित्सीय समापन विनियम 2003 भी बनाए गए धारा 7 के तहत। और इसमें टोटल जो धाराओं की संख्या पूछे तो कितनी धाराओं की संख्या 8 है। तो द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 का हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 3 तलाक विधेयक लोकसभा से कब पारित हुआ। लोकसभा से कब पारित हुआ आपको ये बताना है। देखिए, संसद का नाम तो आपने सुना ही होगा। संसद के मुख्य रूप से 2 सदन होते हैं, उन 2 सदनों का नाम है लोकसभा और राज्यसभा, और राष्ट्रपति इसका एक अभिन्न अंग होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि 3 तलाक जो विधेयक है ये लोकसभा से कब पारित हुआ था। ये तारीख बतानी, नीचे डेट दे रखी 25 जुलाई 2019, 30 जुलाई 2019, 1 अगस्त 2019 और 1 जुलाई 2019। तो मैं बता देता हूँ, जो 3 तलाक वाला मैटर है मुस्लिम समाज में प्रचलित, ये 3 तलाक प्रथा का नाम तो आपने सुना ही होगा। इसको तलाक ए बिद्दत भी कहते हैं, इसको मौखिक तलाक के नाम से भी जाना जाता है और इंस्टेंट तलाक के नाम से भी जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक पुरुष जो होता है, मुस्लिम पुरुष होता है, वो उस मुस्लिम महिला को यदि 3 बार तलाक 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 ऐसे बोल देता था तो उसमें उस महिला का तलाक समझा जाता था, लेकिन इसको अब कानूनन अपराध समझा जाता है, ठीक है, क्योंकि एक मामला काफ़ी दिनों से चर्चा में चल रहा था। तो इसमें जो इसका राइट आंसर जाएगा, राइट आंसर तो क्या जाएगा, 25 जुलाई 2019 को लोकसभा से ये जो विधेयक है ये पारित हो गया था। इसमें साथियों जो ये कानून बन गया, अभी तो वर्तमान में तो ये कंडीशन है इसकी, तो ये जो गैर जमानती अपराध घोषित किया गया है, इसको कैसा किया, गैर जमानती घोषित किया गया और इसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है, ध्यान रखना। और ये जो 3 तलाक की जो प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया गया। और फिर उसके बाद में ये देखो, इस 25 जुलाई को तो क्या होता है, लोकसभा से पारित होता है। 30 जुलाई को क्या होता है, राज्यसभा से पारित हो जाता है। और 1 अगस्त को राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देता है। मतलब ये 3 तलाक विधेयक था, ये कानून का रूप धारण कर लेता है। अब कानून का रूप धारण कर लिया तो कानून में क्या प्रावधान किया गया है, ये सारे मामले गैर जमानती समझा जाएगा। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो मुस्लिम पुरुष है अगर ऐसा करेगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है और उसको 3 साल की सजा भी हो सकती है। जब इसको स्वीकृति दी गई थी 1 अगस्त 2019 को, तो भारत के जो राष्ट्रपति थे, उनका राष्ट्रपति थे क्या, वही अभी भी वर्तमान में भी रामनाथ कोविंद, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय लागू किया गया। तो 4 विकल्प दे रखे हैं आपके सामने, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड बेंटिंग और लॉर्ड कर्जन, ठीक है। तो जो आपका इसका राइट आंसर जाएगा वो बी जाएगा और इसका नाम है लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, 12वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। ये प्रश्न है, पॉक्सो एक्ट कब लागू हुआ। क्या है, पॉक्सो एक्ट कब लागू हुआ। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, तो इसका राइट आंसर चल जाएगा 14 नवंबर को, क्योंकि 9 नवंबर को तो एक गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ और गजट नोटिफिकेशन में ये कहा गया कि ये कानून 14 नवंबर 2012 को लागू हो जाएगा। तो लागू दिनांक ये, गजट नोटिफिकेशन ये है और इस दिन तो ये कानून बना था, यानी कि राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी थी 19 जून 2012 को, ठीक है। हालांकि इससे पहले इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछा गया था, उसमें मैंने पॉक्सो एक्ट को पूरा कर दिया। पॉक्सो का नाम तो आपने सुना ही होगा। पॉक्सो का नाम होता है साथियों प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट है इसका पूरा नाम, ठीक है। आगे देखते हैं, पॉक्सो एक्ट किसको सुरक्षा प्रदान करता है। 4 विकल्प दे रखे हैं आपके सामने, 18 वर्ष से कम उम्र के बालक या बालिकाओं को, या 18 वर्ष से अधिक उम्र के युवा युवतियों को, केवल 18 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं को, केवल 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों को। तो साथियों जो इसका आंसर जाएगा वो जाएगा ए, 18 वर्ष से कम उम्र का बालक हो या बालिका हो, इसको इसमें बालक ही कहा गया है इस कानून में, तो इन सबको सुरक्षा प्रदान करता है। चाहे तीसरा जेंडर भी है तो भी उसको सुरक्षा प्रदान करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पॉक्सो एक्ट को स्वीकृति देने वाले राष्ट्रपति का नाम क्या था। अभी मैंने बताया आपको, प्रणब मुखर्जी, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी पाटिल और रामनाथ कोविंद। तो क्या जाएगा राइट आंसर साथियों, जाएगा प्रतिभा देवी पाटिल। रामनाथ कोविंद तो वर्तमान में है, ठीक है, ये नहीं होगा।
अगला देखते हैं। पॉक्सो एक्ट को लागू करने से संबंधित केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा अधिसूचना जारी कब की गई? यानी कि केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अपने राजपत्र में एक जो गजट नोटिफिकेशन जारी किया था वो जारी कब किया था? तो 4 दिनांक दे रखी, 19 जून को तो ये बना कानून, 14 नवंबर को ये लागू हो गया। तो इसका राइट आंसर जाएगा सी, 9 नवंबर 2012 को। कब जाएगा साथियों? 9 नवंबर 2012 को जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 16 नंबर का 16 नंबर का प्रश्न है साथियों, एक सेकेंड देखो। 16 नंबर का प्रश्न, पॉक्सो एक्ट को लागू करने से संबंधित केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा अधिसूचना जारी की गई। उस समय जो केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री कौन थे? 4 विकल्प दे रखे हैं, स्मृति ईरानी, सोनिया गांधी, कृष्णा तीरथ और सुमन शर्मा। तो इसका आपका जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? कृष्णा तीरथ। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, पॉक्सो एक्ट का पूरा नाम क्या होता है? पॉक्सो एक्ट का पूरा नाम क्या होता है? तो ए ऑप्शन में दे रखा है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, बी ऑप्शन में दे रखा है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, और सी में दे रखा है दोनों, यानी कि ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन में दे रखा है दोनों ही नहीं। तो साथियों इसका इंग्लिश में जो पॉक्सो का पूरा नाम होता है वो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस होता है, और इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण। पॉक्सो आपको ऐसा लिखा हुआ भी मिल सकता है और ऐसा भी मिल सकता है। पॉक्सो होता है, पोस्को नहीं करना अपने को। जैसे कई बार आप इस कानून का नाम बोलते हैं तो पोस्को करते हैं कि पोस्को एक्ट। पोस्को नहीं है, पॉक्सो। क्या है? पॉक्सो। और इसका पूरा नाम हिंदी और इंग्लिश में आपको याद होना चाहिए। ऐसे प्रश्न कई बार बन जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, अगला देखते हैं, पॉक्सो एक्ट के बारे में कौन सा कथन गलत है? आपको गलत कथन छांटना है। देखो इसमें कुल अध्यायों की संख्या 9 है, इसमें कुल धाराओं की संख्या 46 है, इसमें धारा जो 45 के तहत केंद्र सरकार ने 9 नियम भी बनाए हैं, और धारा 46 में कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति का प्रावधान है। तो मैं बता देता हूं साथियों, इसका जो कथन गलत है, आपको कथन गलत छांटना है, तो इसका राइट आंसर जाएगा सी। अब सी इसका राइट आंसर क्यों गया वो मैं बता देता हूं। देखिए इसमें बिल्कुल बात सही है कि इसमें धारा 45 के तहत केंद्र सरकार नियम बना सकती है, लेकिन जो केंद्र सरकार ने जो नियम बनाए हैं वो 9 नियम नहीं बनाए, 7 नियम बनाए हैं। तो अगर 7 की जगह यहाँ पर क्या कर रखा? 9, इसलिए ये विकल्प गलत है इसका। ठीक है, तो 18% आपके हो चुके हैं। अब देखते हैं 1900%। देखो साथियों 1900% है, पॉक्सो एक्ट के बारे में कौन सा कथन असुमेलित है? आपको क्या छांटना है? पॉक्सो एक्ट के बारे में कौन सा कथन असुमेलित है? और 4 विकल्प दे रखे हैं। धारा 16 में किसी अपराध का दुष्प्रेरण करने का प्रावधान है, धारा 18 में किसी अपराध को करने के प्रयत्न के लिए दंड है, धारा 19 में अपराधों की रिपोर्ट करना, धारा 22 में मीडिया के लिए प्रक्रिया। तो कौन सा असुमेलित, मतलब धारा के अकॉर्डिंग कौन सी धारा में कौन सा जो प्रावधान कर रखा है वो कौन सा सुमेलित नहीं खाता है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा साथियों वो क्या चला जाएगा? डी। क्या जाएगा? डी। क्योंकि इसमें जो धारा 22 दे रखी है, कौन सी धारा जो 22 दे रखी है, धारा 22 में तो ये दे रखा है यदि कोई व्यक्ति मिथ्या परिवाद देता है या मिथ्या सूचना देता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान करती है धारा 22, ना कि मीडिया के लिए प्रक्रिया की। बल्कि जो मीडिया के लिए प्रक्रिया की बात आती है ये आती है धारा 23 में। कौन सी में आती? धारा 23 में। लेकिन इसके सामने 22 दे रखा है, इसलिए ये वाला विकल्प असुमेलित है, सुमेलित नहीं है ये वाला, है ना। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न, मजिस्ट्रेट के द्वारा बालक के कथन का अभिलेखन पॉक्सो एक्ट की कौन सी धारा में है? यानी कि जो बालक के बयान लिखे जाते हैं, वैसे प्रथम दृष्टया पुलिस लिखती है धारा 161 सीआरपीसी के तहत। ठीक है, जो 161 सीआरपीसी के बयान लिखती है उसका प्रावधान कौन सी धारा में कर रखा है? धारा 24, धारा 25, धारा 26 और धारा 27। तो आपका जो राइट आंसर जाएगा साथियों वो जाएगा आपको क्या बताना, मजिस्ट्रेट का जो जाता है वो जाता है 25 में, क्योंकि मजिस्ट्रेट धारा 164 के तहत बयान लिखता है। आपको 164 वाले बताने हैं। तो किसमें? 25 के तहत पुलिस को पावर है, सॉरी उसको मजिस्ट्रेट को पावर है।
अब देखिए बात करें और भी धाराएं दे रखी इनमें क्या प्रावधान है। तो धारा 24 में तो दे रखा है बालक के कथन अभिलिखित किया जाना, यानी कि पुलिस के द्वारा जो बालक के बयान लिखे जाते हैं वो धारा 24 के तहत लिखे जाते हैं, और मजिस्ट्रेट के द्वारा जो लिखे जाते हैं वो धारा 25 के तहत लिखे जाते हैं। और 26 में क्या साथियों, धारा 26 ये कहती है कि अभिलिखित किए जाने वाले कथनों के संबंध में अगर कोई अतिरिक्त उपबंधों का प्रावधान करती है। धारा 27 बालक का चिकित्सीय परीक्षण करवाना, यानी मेडिकल करवाया जाता है ना बालक का, उसके बारे में बता रखा है धारा 27 में। ठीक है, आगे देखते हैं। अगली जो, एक मिनट पानी पी लेता हूं। अगला प्रश्न आता है साथियों, 21वें नंबर का प्रश्न ये है कि पॉक्सो एक्ट के बारे में लोगों को जागरूक करना कौन सी धारा में उल्लेखित है। धारा 44, धारा 43, धारा 42 क और धारा 42। तो इसमें जो साथियों इसका आंसर जाएगा, आंसर तो होगा इसका बी। कौन सा होगा? बी होगा, और बी तो इसका आंसर होगा। अब बात करें हम इसकी कि ये और धाराओं में क्या है, तो दोस्तों ये जो धारा 44 है इसमें दे रखा है जो ये अधिनियम है पॉक्सो एक्ट, इसका क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग करना, यानी कि ये देखना कि भाई ये जो कानून है कितना लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको वॉच करना एक प्रकार से। धारा जो 42 है वो कहती है अनुकल्पित दंड, यानी कि ऐसा दंड दिया जाएगा जिसमें अधिक सजा का प्रावधान होता है। धारा 42 क ये कहती है कि अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना, ये किसी दूसरे कानून पर ऐसा नहीं होगा कि इससे पहले अगर कोई कानून लागू है तो उसके अतिरिक्त कानून बनाया गया है इसको। ठीक है, ओके। धारा अब धारा क्या, अगला प्रश्न आता है 22वें नंबर का, इसको देख लीजिए। 22वें नंबर का प्रश्न है पॉक्सो एक्ट के बारे में कौन सा कथन असुमिलित है। देखो सुमिलित नहीं, ये छाटना है। धारा 41, कतिपय मामलों में धारा 3 से लेकर 13 तक के जो अपराध होते हैं को उपबंधों का लागू न होना। धारा 40 में विधिक काउंसिल की सहायता लेने का बालक का अधिकार। धारा 39 विशेषज्ञ आदि की सहायता लेने के लिए बालक के लिए जो मार्ग निर्देश दे रखे हैं वो। धारा 38 में साक्ष्य देते समय बालक का अभियुक्त को न दिखाई देना। तो देखिए मैं बता देता हूँ, साक्ष्य देते समय बालक का अभियुक्त को न दिखाई देना ये धारा 38 में नहीं है, इसलिए इसका आंसर जाएगा ये असुमेलित है इसमें डी, क्योंकि साक्ष्य देते समय बालक का अभियुक्त को न दिखाना ये तो आता है धारा 36 में। किस में आएगा? धारा 36 में आएगा। और जो धारा 38 है वो क्या कहती है कि बालक का साक्ष्य अभिलिखित करते समय किसी अगर दुभाषीय की आवश्यकता है या किसी विशेषज्ञ की कोर्ट सहायता लेना चाहता है तो कोर्ट सहायता ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 2 की सब क्लोज धारा डी भी बोल सकते हो आप, इसको घ भी बोल सकते हो, के अधीन कोई व्यक्ति जिसकी आयु डेट मतलब जगह छोड़ रखी है डैश डैश कर रखा है वर्ष से कम है एक बालक होगा। नीचे जो डैश डैश की जगह क्या आना चाहिए था? 18, 17, 16 या 12। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा साथियों कितनी एज आनी चाहिए? 18 एज आनी चाहिए। ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक शराबी पुरुष ने जानबूझकर बालिकाओं के सामने अपने कपड़े उतार दिए। उसने क्या अपराध किया है? लैंगिक उत्पीड़न का, रिश्ती का, लोक न्यूसेंस का, आपराधिक अभित्रास का। तो कौन सा अपराध किया साथियों? उसने अपराध कर दिया लैंगिक उत्पीड़न का। कौन सा अपराध किया है? लैंगिक उत्पीड़न, सेक्सुअल हैरेसमेंट का उसने उसका ऑफेंस बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए कौन सा कथन सही है, आपको कथन छाटना है कौन सा कथन सही है। पहला कथन है आंगनवाड़ी सेवा को का जो पूर्व नाम था वो था समन्वित बाल विकास सेवा था। किशोर न्याय अपराधियों के लिए जो विद्यालय होते हैं उसको बोस्टल पाठशाला को आरंभ अमेरिका ने किया था। दोनों कथन सही है, ये दोनों कथन गलत है। तो जो साथियों इसका आंसर जाएगा सी। दोनों जो ए और बी कथन दे रखे हैं बिल्कुल राइट है। ठीक है, अब देखते हैं अगला 26वें नंबर का जो प्रश्न बन रहा है। 26वें नंबर का प्रश्न ये है कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 को राष्ट्रपति के द्वारा कब अनुमति दी गई, यानी कि राष्ट्रपति ने कब इसको स्वीकृति दी थी, ये कानून कब बना था? 10 जून 2015, 1 जनवरी 2015, 31 दिसंबर 2015 और 10 फरवरी 2015। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो क्या चला जाएगा? 31 दिसंबर 2015। चलो नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। वर्तमान में
किशोर न्याय अधिनियम 2015 विस्तारित है? वर्तमान में किशोर न्याय अधिनियम 2015 का है, जो वर्तमान स्थिति बतानी है आपको। संपूर्ण भारत पर, जम्मू कश्मीर राज्य के अलावा संपूर्ण भारत पर, जम्मू कश्मीर राज्य और नागालैंड के सिवाय संपूर्ण भारत पर, नागालैंड के सिवाय संपूर्ण भारत पर। तो क्या आंसर जाएगा इसका? संपूर्ण भारत पर। हालांकि जब ये 2015 में ये बना था कानून, 31 दिसंबर 2015 को बन गया था ये कानून, ठीक है। उस समय इसके प्रावधान जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे। जम्मू कश्मीर में इसके प्रावधान 31 अक्टूबर 2019 के बाद से इसके मतलब जो भी प्रावधान है इसका विस्तार जम्मू कश्मीर में भी हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं। अनिवासी भारतीय से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति, जिसके नीचे 4 विकल्प दे रखे हैं, जिसके पास विदेशी पासपोर्ट है, जो 3 वर्ष से विदेश में रह रहा हो, या जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है और जो 1 वर्ष से विदेश में रह रहा हो, या उपर्युक्त सभी या नोटा। क्या आंसर जाएगा साथियों? तो इसका आंसर जाएगा सी, यानी कि अनिवासी भारतीय से अभिप्रेत ऐसा व्यक्ति है जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है और जो 1 वर्ष से विदेश में रह रहा हो, उसको कहेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, 29वें नंबर का सेकंड लास्ट आ चुका है साथियों। तो देखिए, ऐसा व्यक्ति जिसके जैविक या दत्तक माता पिता या विधिक संरक्षक है, उसको क्या कहेंगे? देख रेख के योग्य नहीं है, अनाथ, देख रेख के योग्य है, या परित्यक्त बालक, तो उसको कहेंगे हम अनाथ। क्या कहेंगे? अनाथ कहेंगे साथियों। देखिए, अगर बात करें हम, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? ये सिर्फ जो डेफिनेशन मिलती धारा 2 में, तो धारा 2 में इस बात को लिखा हुआ है। चलो आगे देखते हैं। धारा 30 प्रश्न 30 क्या कह रहा है? किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 2 सब क्लोज 45 के अधीन छोटे अपराधों में कौन कौन से आते हैं? छोटे अपराध मतलब किसको माने जाएंगे? तो देखिए, अधिकतम 1 वर्ष की अवधि से दंडनीय अपराध, अधिकतम 3 वर्ष की अवधि से दंडनीय अपराध, या अधिकतम 5 वर्ष की अवधि से दंडनीय अपराध, या सारे अपराध, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा साथियों बी। अधिकतम 3 वर्ष की अवधि से जो दंडनीय अपराध होते हैं वो इसकी श्रेणी में आते हैं। साथियों, ये था आज जो 30 प्रश्न थे महिलाओं और बाल अपराध से संबंधित। आपको प्रश्न कैसे लगे? अगर इनका लेवल और कोई सुधार करना है, आपका अगर कोई सुझाव है तो आप कमेंट्स कीजिए, मैं सुधार करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू मित्रों।